आपको क्या लगता है, ये जो दवा आपने मेडिकल स्टोर से खरीदा है, ये आपके परिवार की या आपकी जान बचाएगा? अगर आप ये सोचते हो कि आज इंटरनेट पर हर कोई नकली दवाइयों की बात करता है, जो कि झोपड़पट्टी में या किसी रोड पे बनती हो, पर मैं आज WHO सर्टिफाइड कंपनियों की काला सच बताऊंगा, जो कि आपको बताया नहीं जाता है। और ये सच सुनकर आप शायद इसमें से कुछ लोग अगर कोई दवा खरीदने जाएंगे तो उससे पहले 100 बार सोचेंगे, 100 बार वेरीफाई करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि दवाएं बनती कैसे हैं। इन दवाओं को बनाने के लिए मेन हर कंपनी में 3 ब्रांच जरूर होती है: प्रोडक्शन, QC, QA। प्रोडक्शन जो कि दवाओं को बनाने का काम करती है, 2 API एक्सिपिएंट को मिक्स करके उन्हें टैबलेट का फॉर्म देती है। उसके बाद रोल आता है QC का, जो कि उन दवाओं को टेस्ट करता है कि जो दवाएं बनी हैं वो केमिकल माइक्रोबियल तरीके से पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है। इसके बाद आता है QA का काम, कि QA वो चेक करता है जो हमारे दवाई बनी गई है वो सही तरीके से बनाया गया, इन्वायरमेंटल पैकिंग जो भी है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं है। देन इसके बाद QA अप्रूवल के बाद पैकिंग होती है। उस दवा को QA वाले रेफर कर देते हैं मार्केट में। QA का कोई ईमानदार बंदा जो कि टेस्ट रिपोर्ट या जो भी एक्टिविटी हुई है उसमें कोई गलती पा करके उस बैच को रोकता है, तो MD द्वारा सीधा प्रेशराइज करके उसको साइडलाइन कर दिया जाता है या तो उसकी नौकरी पे बनाता है। बात करते हैं रॉ मटेरियल की, जो कि ज़्यादातर इम्पोर्ट चाइना से होता है। रॉ मटेरियल में API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब होता है यहीं से असली घोटाला शुरू, जो कि MD या टॉप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। किसी सस्ते, नकली या घटिया वेंडर से टॉप मैनेजमेंट के लोग उस रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिससे कि उनका कॉस्ट कटिंग बचे और उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनेजमेंट है पैसे बचा सके, या तो जो मिडिल आदमी हो वो ज़्यादा पैसे कमा सके। अगर किसी दवा जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg की है, अब उसमें कॉस्ट कटिंग के नाम पे अगर 500 mg की जगह पे उसमें 250 या 300 mg की दवाएं API डाली जाए तो उसको हम सुपर बग कहते हैं। भाई अगर किसी बच्चे को 500 mg पैरासीटामोल देनी है, अगर उसकी जगह उसको 250 mg की दवा दी जाए तो वो काम करेगा, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करेगा। या तो उसकी जगह आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि उस दवा के बाद अगर आप कोई दूसरी उस टाइप की दवा खाते हैं तो वो आप पर काम नहीं करेगा। मान लेते हैं कि जो दवा बनी हुई है पैरासीटामोल 500 mg, उसमें सारे API सही मात्रा में दी है। अब यहाँ से असली खेल हो जाता है डिसोल्यूशन टेस्ट का और DT का, कि जो टैबलेट है अनकोटेड है तो उसको 15 मिनट के अंदर घुल जानी चाहिए, अगर कोटेड है तो 30 मिनट में घुल जानी चाहिए। अगर मान लो कोई मार्केट में आने के बाद अगर आपने वो दवाई खा ली तो वो आपके बॉडी में जाके घुली नहीं, अगर आपके बॉडी में वो दवा घुलती नहीं है तो फिर आप पे वो जीरो इफेक्ट करता है, या तो आपके शरीर में जाकर के वो पत्थर बन जाएगा या तो वो घुलेगा ही। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो इतनी सारी बातें आपको बताई है इसको बना की हवा में बताई हो, तो इसके लिए आप सरकार की वेबसाइट CDSO पे जाकर NSQ ड्रग लिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका मैं कॉपी PDF के रूप में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। जो कि ड्रग फेल हुई है उसके बारे में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ये सोच रहे होंगे कि अगर NSQ की लिस्ट जारी हो रही है तो सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं कर रही है। सरकार की जो अथॉरिटी होती है CDSO RBI आकर के ऑडिट करती है, पर उसका जो डेट होता है फिक्स होता है कि इस डेट को ऑडिटर आएंगे और चेक करेंगे, और जिस दिन ऑडिटर आने वाले रहते हैं उस दिन कंपनी को अच्छे से सजा करके जो भी लॉगबुक होती है उसमें डाटा इंटीग्रिटी कर करके ये लोग अपने आप को सही कर देते हैं। सरकार बिना बताए हुए आकर के अथॉरिटी चेकिंग करने लगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सच बाहर आने लगेगा। लेकिन अब उसके बाद ये करते हैं कि जो भी अधिकारी आते हैं, मैं पूरे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अधिकारियों को रिश्वत दे करके बात खत्म कर दी जाती है और कंपनी में काम आगे की तरह चलने लगता है। इंडिया पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट नंबर 59 में ये साफ क्लियर मेंशन किया है कि जो कि ड्रग ऑफिसर होते हैं और कंपनियों के बीच में साठगांठ रहती है ताकि उनकी जो ऑडिट है वो पास करा दी जाए। अब आते हैं वर्क कल्चर के बात करते हैं। QA और QC डिपार्टमेंट में ज़्यादातर सारी लड़कियां ही रहती हैं, उन पर वर्क हरासमेंट किया जाता है। अगर कोई लड़कियां उनके साथ फेवर नहीं करती, यानी जो टॉप मैनेजमेंट पे हो, मैनेजर हो, उनकी बात नहीं मानती है तो उनको अनएथिकली तरीके से परेशान कर देते हैं। उनको धमकी दी जाती है कि जो
फार्मा सेक्टर है वो बहुत छोटा सेक्टर है, आपका हम रेपुटेशन करियर खराब कर देंगे, इसलिए आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जैसे हम कहते हैं वैसे काम किया करिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोस्ट एक्ट बस कागजों पे होता है। अगर कोई लड़की अगर किसी मैनेजमेंट के पास जाएगी कि हमारे साथ इन्होंने किया है, तो कहेंगे आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हटा सकते हैं, मैनेजर को नहीं, क्योंकि वो मैनेजर इतने दिनों से कंपनी में काम कर रहा है, उसको वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस क्वेश्चन क्या है कि हम जो दवाएं खरीद रहे हैं उनको पहचाने कैसे कि वो दवा असली है कि नहीं। सबसे पहले आप जो दवा खरीद रहे हैं उनमें देख लीजिए बैच मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, और जो बैच नंबर है वो उसमें मेंशन है कि नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर वो खराब लगता हो या उसके साथ छेड़छाड़ की हो तो दवा मत करते। फिर आप चेक करते रहिए जो ड्रग नेम है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं है, कहीं से जो आपकी स्ट्रिप है कटी तो नहीं है, या तो उसमें कई तरीके से लीकेज ना हो, ये तो आप ऊपर से चेक कर सकते। अगर आपने दवाई खोली है तो उसमें आप चेक करिए जो आपकी टैबलेट है वो कहीं स्टिकी तो नहीं, यानी वो चिपचिपा तो नहीं है, या तो कलर तो छोड़ नहीं रखी है। आप इस बात को जरूर देखें। अब अगर लिक्विड में है तो आप लिक्विड में चेक करिए जो वो लिक्विड है उसके नीचे की तरफ में कोई पाउडर या डस्ट तो जमा नहीं। अगर ऐसी कंप्लेन आपको कुछ मिलती है तो आप CDSO पर जाकर के उस कंपनी के नाम पर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि जो दवा मिली हुई है वो उसमें ऐसी ऐसी कमियां पाई गई है। अगर आप नहीं जागरूक होंगे तो ऐसी घटनाएं आए दिन होगी और आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मेरा टोल प्लाजा के ऊपर होगा। अगर आपके साथ कोई टोल प्लाजा पे किसी भी तरीके से दिक्कत हुई हो या परेशानी हुई हो, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो कि पूरे इंडिया जानना चाहता है, तो आप मुझे शिवम ठाकुर 6720@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मैं आपके आइडेंटिटी को सब कुछ सीक्रेट रख के ये जनता के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।